हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाल मिश्रा जीके और जीएस के इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जीके और जीएस के इस क्लास में आज मैं सुपर 33 सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका आज का टॉपिक्स है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इस इंडियन इकोनॉमी से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत मैं अभी करने जा रहा हूं। तो पहला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं होती है, यानी क्या अर्थ होता है उसका। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ होता है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का को एग्जिस्टेंस, यानी दोनों जिस इकोनॉमी में विद्यमान होता है उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब अगला प्रश्न है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। तो इसका आंसर है 55%, यानी 55% भारत के जो श्रम शक्ति है वो कृषि में लगा हुआ है। इसीलिए हम कृषि प्रधान देश भारत को कहते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। तो ये अवस्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता का प्रकोप वाला राज्य कौन सा है। भारत में निर्धनता का प्रकोप वाला राज्य कौन सा है। इसके ऑप्शन हैं बिहार व झारखंड, दूसरा है बिहार व उड़ीसा, तीसरा है बिहार व मध्य प्रदेश और चौथा है बिहार व उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है बिहार और उड़ीसा। ये निर्धनता का प्रकोप वाला राज्य है। निर्धनता का प्रकोप वाला राज्य है बिहार और उड़ीसा। अगला प्रश्न है, रंगराजन समिति की रिपोर्ट का विषय वस्तु क्या था। रंगराजन समिति की रिपोर्ट का विषय वस्तु क्या था। तो रंगराजन समिति की रिपोर्ट का विषय वस्तु था भुगतान संतुलन के घाटों की नियंत्रण पर अपना सुझाव देना। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान संतुलन की जो घाटा है होता है, उस पर नियंत्रण पाने के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से रंगराजन समिति के रिपोर्ट का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक HDI यानी मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है। इसके ऑप्शन हैं, पहला एडम स्मिथ, दूसरा अमर्त्य सेन, तीसरा कीन्स और चौथा है महबूब उल हक। तो इसका सही आंसर है महबूब उल हक। महबूब उल हक मानव विकास सूचकांक HDI को महबूब उल हक ने दिया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1950 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1951 ईस्वी, तीसरा 1952 और चौथा है 1956। तो इसका सही आंसर है 1951। 1951 में CSO की स्थापना हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है किसके द्वारा। योजना आयोग के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसका सही आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है।
किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन है गोवा, दूसरा है पंजाब, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा है गुजरात। तो इसका सही आंसर है गोवा, यानी प्रति व्यक्ति आय गोवा की सबसे अधिक है। गोवा की प्रति व्यक्ति आय 4,66,565 रुपये हैं, ये 19-20 के आंकड़े के हिसाब से। तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है गोवा। अगला प्रश्न है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात। तो इसका सही आंसर है बिहार, यानी न्यूनतम प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय 46,664 रुपये हैं। यह 19-20 के आंकड़ा है, ये 2019-20 का आंकड़ा है, जिसके हिसाब से 46,664 रुपया प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम लगाया था। सर्वप्रथम भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? ऑप्शन है निगमित लाभ, दूसरा ऑप्शन है अंतरण भुगतान, तीसरा ऑप्शन है ब्याज भुगतान और चौथा है मजदूरी तथा वेतन। यानी इसमें से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर है ब्याज का भुगतान। ब्याज का भुगतान राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है। बाकी निगमित लाभ ये राष्ट्रीय आय का अंग है, अंतरण भुगतान ये भी राष्ट्रीय आय का अंग है और मजदूरी तथा वेतन ये भी राष्ट्रीय आय का अंग है। लेकिन ब्याज का जो भुगतान किया जाता है वो राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, तो जीडीपी को मापा जाता है कैसे? वर्तमान दामों पर, स्थिर दामों पर, औसत दामों पर या पंच समीकृत दामों पर? तो इसका सही आंसर है औसत दामों पर, मतलब एवरेज जो प्राइस है औसत दाम, उस पे जीडीपी को मापा जाता है। यानी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को मापा जाता है औसत दामों पर। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र। यानी व्यापार क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रमुख स्रोत इसका आंसर है सेवा क्षेत्र, यानी सर्विस सेक्टर जो है सेवा क्षेत्र, ये प्रमुख स्रोत है भारत की राष्ट्रीय आय का। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? यानी सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य ये है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति यानी सप्लाई मांग की अपेक्षा अधिक हो, उसको बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी। तो सॉफ्ट करेंसी का क्या तात्पर्य है? तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, उसको सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? अगला प्रश्न है, हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है?
तो हार्ड करेंसी से तात्पर्य यह है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो वो हार्ड करेंसी है, और जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो वो सॉफ्ट करेंसी होता है। तो सॉफ्ट करेंसी मांग की अपेक्षा अधिक आपूर्ति हो तो सॉफ्ट हुआ, और मांग से अगर कम आपूर्ति हो तो हार्ड करेंसी हुआ। जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो वो हार्ड करेंसी है। अगला प्रश्न है सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना सस्ती मुद्रा का अभिप्राय है। माने सस्ती मुद्रा का अभिप्राय है देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाना, उसी को सस्ती मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती है? मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती है? सस्ती हो जाती है, महंगी हो जाती है, प्रचुरता से मिलती है या बिल्कुल नहीं मिलती है। तो इसका सही आंसर है महंगी हो जाती है। यानी मुद्रास्फीति से बाजार में वस्तु क्या हो जाती है? महंगी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होता है? मुद्रास्फीति अगर हो जाए, इन्फ्लेशन हो जाए, उससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित कौन होता है? तो इसके आंसर हैं, इसके ऑप्शन सुनिए। पहले ऑप्शन है बचतकर्ता, दूसरा ऑप्शन है ऋणदाता, तीसरा ऑप्शन है पेंशन प्राप्तकर्ता और चौथा ऑप्शन है ऋणी। तो सबसे ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन हो जाए, मुद्रास्फीति की स्थिति हो जाए, तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित कौन होता है? ऋणी। जो ऋणी है वो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होते हैं, जबकि पेंशन करता है, चाहे ऋणदाता है, चाहे बचत करता है, वो लाभान्वित नहीं होते हैं, उन्हें घाटा होता है। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कैसे मापी जाती है? मापी कैसे जाती है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा भारत में मुद्रास्फीति को मापी जाती है। तो भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कितना है, इसकी माप कैसे की जाती है? तो इसकी माप हो जाती है होलसेल प्राइस इंडेक्स से, यानी थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। अगला प्रश्न है अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है? अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन। तो डीवैल्यूएशन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसके अर्थ होता है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना डिवैल्यूएशन कहलाता है। अन्य मुद्रा के तुलना में स्वदेशी अपने देश की मुद्रा के मूल्य को घटाना डिवैल्यूएशन कहलाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? इसका मतलब है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, इसको नाबार्ड बोलते हैं। इसकी स्थापना किस समिति के सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो इसका आंसर है शिवरामन समिति। शिवरामन समिति के सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया? भारतीय रुपये का डिवैल्यूएशन अवमूल्यन किस वर्ष सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया? तो सर्वप्रथम 1949 में भारतीय रुपये का, इंडियन रुपीज़ का डिवैल्यूएशन किया गया। 1949 में 1949 में सर्वप्रथम भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया। अगला प्रश्न है भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया? भारतीय रुपये का डिवैल्यूएशन अंतिम बार कब किया गया? तो इसका सही आंसर है 1991। 1991 में भारतीय रुपये का लास्ट में माने अंतिम बार डिवैल्यूएशन किया गया
और 1949 में सर्वप्रथम अवमूल्यन किया गया। पहली बार 1949 में डिवैल्यूएशन किया गया भारतीय रुपये का, और अंतिम बार अभी तक जो अंतिम बार 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक है वो क्या है? वाणिज्यिक बैंक, केंद्रीय बैंक, सहकारी बैंक, अग्रणी बैंक। तो इसका सही आंसर है केंद्रीय बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक कहते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक है केंद्रीय बैंक। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे बड़ा बैंक भारत का कौन सा है? इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो इसका सही आंसर है SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका सही ऑप्शन है। मैं अपने क्लास को यही विराम देता हूँ। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नए नए वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। इस वीडियो का आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको मिल जाएगा। थैंक यू।